हेलो, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? विजिबल है? स्क्रीन Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। आज हम लोग समझेंगे प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन। जैसे एडवांस टैक्स में हमने पढ़ा था ना कि सबको 10,000 से ऊपर जो है वो टैक्स लायबिलिटी सबको पे करनी पड़ती है क्वार्टरली ना। हर क्वार्टर में ही एडवांस टैक्स आपको 10,000 से ऊपर जिसकी भी इनकम जाती है उसको पे करनी पड़ती है। सिर्फ एग्रीकल्चरल जो सीनियर सिटीजन है अगर उनका बिजनेस इनकम नहीं है तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर बिजनेस इनकम है तो उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में जो आते हैं, जो अंडर सेक्शन 44AD है, इसका मैंने क्या कहा था कि लास्ट जो एकदम लास्ट क्वार्टर में है 15 मार्च से पहले पहले पेमेंट करनी है। ये एक प्रोविजन इनको आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखो, एडवांस टैक्स ड्यू डेट, सब अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। एडवांस टैक्स में क्या हुआ, फर्स्ट क्वार्टर 15 जून तक हमें 15% पेमेंट करना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 15 सितंबर के अंदर हमें 45% पेमेंट करना है माइनस 15 जो ऑलरेडी पेड है। 15 दिसंबर में 75% करना है माइनस 45 जो ऑलरेडी पेड है। उसके बाद 15 मार्च में 100% करना है, 15 मार्च तक 100%। ये सबके लिए है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 44AD में जो इनकम प्रिज्यूम्टिव इनकम टैक्स पेमेंट करने वाले हैं उनके लिए एडवांस टैक्स 15 मार्च का डेट है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनको पेमेंट नहीं करना, जो प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में आते हैं, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 44AD। उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में, पर फोर्थ क्वार्टर में 100% उनको देना है 15 मार्च के अंदर। अगर नहीं देता है तो 234B और C दोनों हिट होगा, 234B एंड 234C। 10,000 से ऊपर जिसकी भी लायबिलिटी आ जाती है एडवांस टैक्स में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम लोग प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन जो है इसको समझ लेते हैं। ये अभी तक जो था 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक, इसकी ये थी कि जिसका भी 44AD में वो स्मॉल बिजनेसेस है, जैसे सपोज करो कोई शॉपकीपर है, कोई ट्रेडर है, जो छोटे मोटे बिजनेस है ना, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो ये इस प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में ये ज़्यादातर रिटर्न फाइल करते हैं। क्यों करते हैं कि उनकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से नीचे होता है। लेकिन अभी ये बजट आया, ये बजट में रिवाइज कर दिया है। बजट में रिवाइज क्या कर दिया कि 3 करोड़ कर दिया, जो 2 करोड़ की लिमिट थी वो 3 करोड़ कर दिया 44AD में फॉर स्मॉल बिजनेसेस। 2 से 3 करोड़ हो गया, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन मैं बताता हूँ। और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख का था प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन, लेकिन उनको 75 लाख कर दिया। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपकी जो भी रिसिप्ट्स है, टर्नओवर रिसिप्ट्स जो भी होगा, वो कलेक्शन जो आएगा पैसा, जैसे आपने कुछ सर्विस दिया या सेल किया या कुछ भी करा, उसकी जो कलेक्शन अमाउंट आप जो कलेक्ट करोगे वो 95% अप टू 95% वो, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 95% मिनिमम 95% वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं सेल्फ चेक काट के दे देता हूँ, आप बैंक में जाके कैश बना लो, वो मैंने पेमेंट कर दिया, क्या वो काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में 95% में वो काउंट नहीं होगा जो आप सेल्फ चेक देते हो, ठीक है ना, और जाके पैसा निकाल लेते हो, वो कैश ट्रांजेक्शन में काउंट होगा, ना कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन में। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या काउंट होगा? UPI होगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, NEFT, RTGS, ठीक है ना। उसके बाद कोई अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, सपोज करो मेरा बैंक इंडियन बैंक, आपका भी बैंक इंडियन बैंक, तो दोनों सेम ट्रांसफर कर दिए, वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ, तो ये सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। लेकिन जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, सपोज करो मैं सेल्फ चेक काट के दे दिया, मैं किसी से परचेस कर रहा हूँ 1 करोड़ का माल, और मैंने 1 लाख का माल परचेस कर रहा हूँ और मैं सेल्फ चेक काट के दे दिया, और वो सेल्फ चेक जो है कैश विड्रॉल कर लिया, वो सेल में काउंट नहीं होगा, वो 95% के काउंट नहीं होगा, वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। वो पैसा दिया या नहीं दिया क्या प्रूफ है? सेल्फ चेक से पैसा तो निकाल लिया बैंक से, वो पैसा किस काम के लिए लिया ये तो प्रूफ नहीं है ना। इसीलिए कोई भी अगर रिसिप्ट आती है सेल के अगेंस्ट में
तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, तब तो ये 95% काउंट हो जाएगा। तो 5% जो है आपका कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है। 95% अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आप रिसीव करते हो तो फ्रॉम दिस ईयर, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब आप रिटर्न फाइल करोगे, ये एप्लीकेबल इस साल से है, जब आप अगले साल की रिटर्न फाइल करोगे तो ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अभी जो रिटर्न फाइल करोगे, अभी जो आप जुलाई में रिटर्न फाइल करना है और सितंबर में करना है, वो रिटर्न फाइल जो है वो उसमें ये लागू नहीं है, वो पुराना ही है 2 करोड़ और 50 लाख का। लेकिन अगले साल जो हम रिटर्न फाइल करेंगे 24-25 में, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए लिमिट बढ़ चुका है, ये 3 करोड़ फॉर बिजनेसेस और 75 लाख फॉर प्रोफेशनल्स। अब इसमें क्या है, एक चीज 5% तक आपको ग्रॉस रिसिप्ट जो है टर्नओवर, ये आपका कैश रिसिप्ट हो सकता है। 5% तक आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर का 5% तक आपका कैश होना चाहिए, कैश हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो लिमिट है ना, ये लिमिट की जो एग्जेम्पशन मिला आपको, जो छूट मिला है, ये नहीं मिलेगा, फिर आपका यही एप्लीकेबल रहेगा 2 करोड़ और 50 लाख। तो आपको ये प्रिज्यूमटिव, देखो हमें टीडीएस, टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी और बैंकिंग फाइनेंस, ये हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें फाइनेंस मैनेजर बनना है तो ये प्रोविजन हमारे टिप्स में होना चाहिए। अगर ये टिप्स में नहीं है तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे कंपनी के अकाउंट सेक्शन को, क्योंकि डेटा एंट्री तो अकाउंटेंट करेंगे, हमें बनना है फाइनेंस मैनेजर, हमें अकाउंट्स मैनेजर बनना है। तो हमें ये प्रोविजन, टैक्स का प्रोविजन, जीएसटी का प्रोविजन, टीडीएस का प्रोविजन, एडवांस टैक्स का प्रोविजन और जीएसटी का प्रोविजन एकदम आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। इवन रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, रिटर्न में क्या क्या कैच है, वो सारे कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। और वही चीज़ मैं आपको इसी में पूरी तरह समझाऊंगा। और टैली जो है वो टैली में थोड़ा बहुत ही एंट्री आप 2-4 दिन भी 5-10 दिन भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से कमांड आ जाएगी टैली में, कोई दिक्कत नहीं है टैली में, ठीक है ना। आप टैक्स प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझ लो, टीडीएस, एडवांस टैक्स, जीएसटी और कुछ कंप्लायंसेस का है, कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं जो सिविल का है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में घुमा घुमा के पूछते हैं और कुछ नहीं। इंटरव्यू में भी आपको अकाउंट्स मैनेजर की जो इंटरव्यू होगी ना, वो भी यही होंगे, आपको ये पूछ लेंगे 4480 का न्यू लिमिट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 करोड़ फॉर बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के लिए 75। बोलेगा पहले कितना था, पहले 2 करोड़, पहले उसके बाद प्रोफेशनल्स का 50 लाख। कंडीशन क्या है 3 करोड़ का? कंडीशन ये है कि आपकी रिसिप्ट और टर्नओवर जो भी है, आपकी जो पेमेंट आई, जो भी आपने सेल किया, वो 95% आपका, एटलीस्ट 95% वो आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ हो, तब ये लिमिट आपको 3 करोड़ और 75 लाख का मिलेगा। अच्छा, इसमें कौन कौन कवर नहीं करता? देखो ये 4480 में कौन कवर नहीं करता ये देख लो। एक तो कंपनी कवर नहीं करती, नॉट एलिजिबल इन 4480। 4480 का प्रोविजन जो है ये कंपनी के लिए लागू नहीं होता, एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियन के लिए लागू नहीं होता। सबसे बढ़िया बात देखो, एलएलपी लागू नहीं होता, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप लागू होता है। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, 2 पार्टनर मिलके एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, अगर 1872 के हिसाब से अगर बना के बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस कर रहा है, जो एलएलपी नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस 2 टाइप का होता है, एक एलएलपी होता है, एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो जो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चल रहा है वो तो इसमें एलिजिबल है। लेकिन अगर आप आरओसी में रजिस्टर्ड हो गए, एलएलपी बना लिया आपने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने बना लिया, तब तो आपको ये मिलेगा नहीं, 4480 का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। और किसको नहीं मिलेगा? एजेंसी बिजनेस, कोई एजेंसी चला रहा है, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस कर रहा है, एजेंसी चला रहा है, किसी छोटा मोटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी चला रहा है, स्टॉक ब्रोकर, इनको भी नहीं मिलेगा। कमीशन, सपोज करो कोई बिजनेस कमीशन ब्रोकेज खाता है, कमीशन में काम करता है, उसको भी ये नहीं मिलेगा। फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, ये बिजनेस ट्रांसपोर्टर की जो ये फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस कर रहा है, उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल है रेजिडेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म जो है, बट नॉट एलएलपी, इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये एलिजिबल है। एलिजिबल 4480 में क्या कर सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो चल रहा है, इसमें वो 3 करोड़ तक का
अगर उसकी ट्रांजैक्शन है, वो अपना टर्नओवर है, तो वो बता सकता है कि मैं 4480 अडॉप्ट करूंगा। ठीक है। और इसकी जो टैक्स है, इसकी टैक्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर तीनों में देना नहीं है। इनको फोर्थ क्वार्टर में 100% टैक्स देना पड़ेगा। टर्नओवर लिमिट 3 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। बट अभी जो 22-23 की जो फाइलिंग होगी उसमें ये एलिजिबल नहीं है, उसमें एलिजिबल 2 करोड़ का ही है, ना कि 3 करोड़। 3 करोड़ इस बजट में प्रोविजन आया, अब ये जो है इस साल से ये लागू हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें टैक्स ऑडिट में देखना क्या है। टैक्स ऑडिट 44AB। देखो ऑडिट हमेशा लेके चलना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट क्या है? टैक्स ऑडिट बोल रहा है कि देखो वैसे तो 1 करोड़ का टैक्स ऑडिट 1 करोड़ का है। अगर 1 करोड़ की किसी की बिजनेस है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर आपकी बिजनेस 10 करोड़ में टच कर गया, 10 करोड़, तब भी आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है? वही फिर यहाँ पे वही कंडीशन दे दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि 95% ट्रांजेक्शन, आपने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपने लिया या दिया, कोई भी ट्रांजेक्शन 95% तक अगर आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू किया हुआ हो तो आपको 10 करोड़ के लिए कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 10 करोड़ क्रॉस करता है तो ही ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी 44AB में। ठीक है ना। अगर 10 करोड़ क्रॉस नहीं करता है तो आपकी ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेंडिंग जो है या रिसीप्ट जो भी है वो 5% के अंदर होना चाहिए। 5% से ज्यादा आपने कोई भी कैश ट्रांजेक्शन कर लिया, सपोज करो सैलरी पे कर लो, आपने दिखा दिया 10-10 हजार, सपोज करो 10 हजार से ऊपर तो कैश किसी को पे कर नहीं पाओगे आप। ठीक है ना। 10 हजार से ऊपर किसी को कैश नहीं पे कर पाओगे और आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू ही करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैश ले लेते, कैश दे भी देते, कैश खर्चा भी कर देते, कैश दे भी देते, तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर 5% अगर आपको दिखाना है तो वो कैश ट्रांजैक्शन 5 तक ही होना चाहिए। 5 से ऊपर जैसे कैश ट्रांजैक्शन गया तो आपकी जो ऑडिट लिमिट है वो भी आपका 1 करोड़ हो जाएगा, फिर 10 करोड़ नहीं रहेगा। तो एक्चुअल ऑडिट की लिमिट कितना है 44AB में? एज पर इनकम टैक्स 44AB में ऑडिट उसी को करवाना। ऑडिट कौन कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडिया के अंदर प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट कर सकते हैं, ना कि चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट जो जॉब करते हैं ना वो भी मेंबर ऑफ ICAI का, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते। ना ही CS कर सकते, ना ही CMA कर सकते। CMA मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनके पास ऑडिट के पावर नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट का पावर सिर्फ और सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट के पास है। लेकिन जो जॉब करते हैं चार्टर अकाउंटेंट उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि जॉब जो करते हैं उसके पास COP नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सिर्फ ऑडिट कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना। जो फर्म खोल के बैठे हैं, जो कंसल्टेंट है, जो अपना प्रैक्टिस चलाते हैं, वो उसको हर कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ता है। जो भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनको करना ही करना है, मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना ही है। लेकिन टैक्स ऑडिट भी साथ में करवाना है, उनसे ही करवाना है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और किसी से आप टैक्स ऑडिट नहीं करा सकते। इसकी ड्यू डेट क्या है? टैक्स ऑडिट की फाइलिंग की ड्यू डेट देखो तो टैक्स ऑडिट की फाइलिंग ड्यू डेट है 30 सितंबर। मतलब अगर आपको रिटर्न फाइल करना है टैक्स का रिटर्न तो 30 सितंबर तक करना है। रिटर्न की टैक्स रिटर्न जो फाइल होगी वो तो हो गई, साथ में टैक्स ऑडिट एक अलग से फाइल होता है, वो भी 30 सितंबर को ही फाइल होगा। 30 सितंबर ऑन और बिफोर 30 सितंबर ड्यू डेट हो गया आपके रिटर्न का भी और टैक्स ऑडिट का भी 30 सितंबर। ये मतलब डेडलाइन है। अगर सरकार ने डेट एक्सटेंड नहीं किया तो एवरी ईयर कोई ना कोई वजह से कोई इवेंट होती है तो कभी कभी डेट एक्सटेंड हो जाता है 15 दिन का, 20 दिन का। वैसे ये फॉर्मल ड्यू डेट है जो 30 सितंबर के ड्यू डेट है, तब तक आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड मतलब एनुअल जो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है उसमें, चाहे आपकी सेल हो 0, चाहे आपका ना हो। अगर आप कहेंगे मैंने तो कंपनी बना दिया, सपोज करो ABC प्राइवेट लिमिटेड आपने एक कंपनी बनाया, अब बोलोगे मेरा तो कोई सेल नहीं है, मैं तो मार्च के 30 तारीख को कंपनी बनाया, 31 तारीख को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, एक दिन के लिए मैं रिटर्न फाइल करूंगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी बनाया तो आपको एक दिन, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2003 और आपकी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2023, आपने 30 तारीख को कंपनी बनाया, सिर्फ एक दिन फाइनेंशियल ईयर का रह गया, आपने उस दिन कंपनी बना लिया, तब भी आपको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा और एनुअल कंप्लायंसेस भी करना पड़ेगा, तब ना। और एनुअल कंप्लायंसेस जब करवाएंगे तब आपको कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेना पड़ेगा और उनसे सर्टिफाई भी करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको
टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल, अगर ऑडिट में अगर आप आते हैं, आपकी सेल है, तब तो टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करना है, नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करना, 3CD में नहीं करना, खाली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी सेल बहुत है, एक दिन में आपकी सेल हो गई 10 करोड़ से ऊपर, तब तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है। अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर सेल नहीं है, तब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करना, सिर्फ एनुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न जाता है वही फाइल करना है बस, ठीक है। इसकी जो टैक्स ऑडिट की जो फॉर्म होती है ना, वो 3CD होता है, 3CD फॉर्म में टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जाता है। अभी प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में ये देख लेते हैं क्या क्या है। पहले क्या था, 2 करोड़। अभी इस साल जो अभी असेसमेंट क्या चल रहा है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर था, अब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24। अभी जो इसकी जो लिमिट है वो अभी 2 करोड़ का ही है और 50 लाख प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है ना। इसका जो प्रॉफिट होता है 8% और 6% देना पड़ेगा। इन्होंने पहले 8% ही किया था कि आपकी जितने भी 2 करोड़ का 8% ले लो, ये आपका इनकम काउंट हो जाएगा, 8% ये इनकम काउंट होगा। सपोज करो आपकी 2 करोड़ का ही सेल है, आपको उसके हिसाब से 8% काउंट कर लेना, ये इनकम आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी इसके ऊपर, ये आपकी इनकम है, नेट इनकम। अब जो 6% है, उन्होंने बाद में फिर अमेंड कर दिया कि देखो अगर आपने नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन किया तब तो 8% है, अगर आपने सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है ना, तब तो आपकी 6% दी है। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसमें वो बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, कमीशन एजेंट है, और जो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स एंड कैरेजेस जो बिजनेस कर रहा है, वो ये प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते, उनको तो नॉर्मल में ही जाना पड़ेगा। अभी एक कंप्यूटेशन करके देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो ललित ट्रेडर, एक जिसका टोटल फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 1.5 करोड़ का सेल था, कितना, 1.5 करोड़ का, और लिमिट कितना है, 2 करोड़, लेकिन 3 करोड़ की लिमिट है, कब है, 2022-23 में नहीं है, 2022-23 तो क्लोज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर। हमारे जो ये 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की लिमिट थी, उसको क्रॉस करके 3 करोड़ हो गया। कब हो गया, ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 23-24। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर, अगले साल जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब हमारी लिमिट 3 लाख और 75 लाख काउंट करेंगे। 3 लाख फॉर बिजनेसमैन और जो 75 लाख है, 3 करोड़ फॉर बिजनेस के लिए, और 75 लाख जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए। तो अभी 2 लाख काउंट होगा 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, अभी रिटर्न फाइल करना है। तो इसका सपोज करो 1.5 करोड़ का हमने सेल किया, 1.5 करोड़ की सेल में हमारा 8% तो हमारा सपोज ललित ट्रेडर्स रिसीव 70 लाख थ्रू नॉन डिजिटल, तो नॉन डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन हुआ, और 80 लाख है डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो नॉन डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसका जो नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका 70 लाख हमने रिसीव किया, 1.5 करोड़ का सेल था, 70 रिसीव किया नॉन डिजिटल में, नॉन डिजिटल में जो रिसीव किया उसका हमने 8% ले लिया, और डिजिटल ट्रांजैक्शन का 80,000 सेल हुआ, उसका हमने 6% ले लिया। तो टोटल हमारा जो इनकम अंडर द बिजनेस प्रोफेशन में आ गया 10,40,000, ये हमारा इनकम है, ठीक है, ये टोटल इनकम है। अब बेनिफिट क्या क्या है, बेनिफिट प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में है हमारा, एक तो टैक्स 8% ले सकते हैं या फिर 6%, विच एवर एप्लीकेबल। आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा व्यापारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए अकाउंटेंट रखना, हर महीना 50,000 रुपये अकाउंटेंट को कौन देगा, नहीं 50 नहीं तो 40 तो देना ही पड़ेगा, आजकल 40 से नीचे तो अकाउंटेंट मिलता नहीं है ना। अकाउंट्स मैनेजर तो लाख रुपये मांगते हैं, लेकिन जो मीडियम क्लास के अकाउंटेंट है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, TDS का नॉलेज है, टैली का नॉलेज है, जो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन नहीं जानता, वो भी 40,000 से नीचे आज की डेट में मेट्रो सिटी में तो काम नहीं करता, हमने तो नहीं देखा, ठीक है। जिसके पास GST का नॉलेज है, रिटर्न फाइल करने का, जिसके पास TDS काटने का नॉलेज है, और टैली में अकाउंटिंग करने का नॉलेज है, बस इतना ही जिसको आता है ना, वो 40,000 का बंदा है। और जो मास्टर डिग्री लेकर रखा है, जैसे MBA, MCOM, CS, CA इंटर भी करके रखा है, और उसको TDS का नॉलेज, इनकम टैक्स का नॉलेज, एडवांस टैक्स का नॉलेज, GST का थ्रू नॉलेज, फाइनेंस का नॉलेज, ROC का नॉलेज थोड़ा बहुत है, उसको तो लाख रुपए आराम से मिल जाता है, 75 to 1 लाख तक मिल जाता है मेट्रो सिटी के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमें बेनिफिट देखना है, फर्स्ट प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट क्या है इसमें, तो एक तो 8% और 6% विच एवर एप्लीकेबल, जहां आपके जो भी केस है आपका उस केस में। दूसरा, आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, सबसे बड़ी बात क्या, देखो अकाउंट्स मेंटेन करोगे आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे ना अकाउंटेंट को 40-50 हज़ार रुपया,
तो आपको अकाउंट्स यहाँ पे जो मेंटेन करना है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या बेनिफिट है, अकाउंट्स को ऑडिटेड नहीं करवाना, आपकी अकाउंट्स की ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अकाउंट्स ऑडिट करने की। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैंडेटरी सिर्फ कंपनी के लिए है, कंपनी तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो कंपनी एग्जम्प्ट ही है, कंपनी तो इस केस में आता ही नहीं है। कंपनी को तो बोलता है आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ ही नहीं सकते, एलएलपी को बोल रहा है आप तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ ही नहीं सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी कैसे बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ आरओसी रजिस्टर्ड और कंपनी से ही आपको मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। मैं रिपीट करूंगा सारी चीज, एक बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, थोड़ा रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब एडवांस टैक्स कब पे करना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, उनको करना है 15 मार्च, ऑन और बिफोर 15 मार्च। अगर उनकी इनकम 10 टैक्स लायबिलिटी, उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, 10,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 जैसे ही 10,000 टच किया, 10,000 पार किया, बस आपको देना पड़ेगा। और 15 मार्च के अंदर देना पड़ेगा, लास्ट क्वार्टर में, ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इनको एग्जेम्प्ट है, सबके लिए है, इनके लिए नहीं है। मैं दोबारा से अब आराम से ऊपर से रिपीट करवाते चलता हूँ। सबसे पहले चीज, टैक्स पार्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है, बोर नहीं होना, बार बार समझना है। सारी स्टडी मटेरियल हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जैसे जैसे आप आज से जो भी कोर्स फिनिश होता जाएगा, जो भी चैप्टर फिनिश होता जाएगा, फिनिश होने के बाद वहाँ पे अपलोड होगा। हमारे वेबसाइट में आप स्टडी में जाना, KSIBS.com में स्टडी में जाना, स्टडी में जाके वहाँ पे वीडियो भी, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे। वो वीडियो जस्ट डेमो वर्जन के लिए है, लेकिन जो कोर्स मटेरियल है, फुल कोर्स मटेरियल, वो आपको PDF फाइल वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। स्टडी मटेरियल किसी को अब व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, अब सबको वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा और वहाँ पे रहेगा। और रिकॉर्डिंग क्लास जो है, जैसे ही ये हमारी कोर्स खत्म होगी, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, आपके एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम डेट 25 अगस्त को है। आपके एग्जाम 1 आवर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप को 50% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। जितना भी सेशन में ये पढ़ाया जा रहा है, जितना भी चीजें आपको समझाया जा रहा है, सारे प्रैक्टिकल लाइफ से इंस्पायर्ड है, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। जो भी चीज आप यहाँ पे समझ लो, आप 10 जगह इंटरव्यू देकर देख लेना आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द कोर्स, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, आप 10 जगह में जाओगे, 80% कंपनी आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप 8 जगह सेम होगा, 2 जगह हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, लेकिन 80% क्वेश्चन सेम होगा ओवरऑल। 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप देख लेना, आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाओगे। एंड आप खुद बोलोगे कि आई एम एलिजिबल फॉर अकाउंट्स मैनेजर, आई कैन हैंडल, आई कैन लीड द अकाउंट्स टीम। आपके अंदर सबऑर्डिनेट काम करने लायक, आप खुद बोलोगे मैं सबऑर्डिनेट को काम करवा सकता हूँ, करवा सकती हूँ, जो भी है, ठीक है। अब आप शुरू से देखो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमने एडवांस टैक्स में पढ़ा था। इस प्रोविजन में जो भी फॉल करता है उसको एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे नहीं करना पड़ता है। देखो एडवांस टैक्स का ड्यू डेट क्या है, 15 जून, 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75%, 15 मार्च 100% और 31 मार्च ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च क्लोजिंग तक जो भी हम पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। ये एक क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर 31 मार्च को कोई अपने टैक्स लायबिलिटी पे करा तो वो क्या एडवांस टैक्स होगा या असेसमेंट टैक्स होगा? आपको बोलना एडवांस टैक्स। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, रनिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी टैक्स आप पे करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। एंड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, व्हिचएवर कोई भी टैक्स आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, असेसमेंट टैक्स। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद पेमेंट करो और वो असेसमेंट ईयर में आप आ गए तो वो असेसमेंट टैक्स, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट टैक्स। अगर बोलेगा नहीं एडवांस टैक्स तो 15 मार्च के अंदर क्लोज हो जाता है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोलेगा कोई बात नहीं, 15 मार्च के अंदर असेसमेंट ईयर क्लोज हो तो जाता है, सॉरी एडवांस टैक्स तो पे करना होता है 100%। वो करने से क्या होता है, इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है उससे हम बच जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तब वो पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्शन में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपको बोलना है 234B एंड 234C, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं लगेगा
और अगर 15 के बाद करते तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, पर हम 31 मार्च तक जो भी पेमेंट करते हैं वो एडवांस टैक्स में ही काउंट होगा। इवन आपको रिटर्न में एडवांस टैक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 44 AD जो है ये तीनों क्वार्टर इसके लिए एग्जम्प्ट है। 100% ऑफ नेट टैक्स पेएबल, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उनको जितने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को उनको 100% देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 90% तक भी अगर आप पेमेंट कर देते हो, अगर 15 मार्च तक कोई भी एडवांस टैक्स 90% तक भी अगर आपने पेमेंट कर दिया, आपकी इंटरेस्ट की प्रोविजन से आप बच जाओगे। 90%, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है आपको एक्यूरेट एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट को भी नहीं पता वो कैसे आप एडवांस, आपकी जब बैलेंस शीट क्लोज ही नहीं हुआ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपका जो आपके ऑडिटर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज ही नहीं किया, आपकी ऑडिट रिपोर्ट दिया ही नहीं, तो वो आपके कैसे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट हो सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो इसीलिए टैक्स लायबिलिटी को उन्होंने ये कर दिया कि देखो 10% तो हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन 100% आपका ऊपर नीचे तो नहीं होगा ना, तो 10% के लिए मैं छूट दे दिया। तो एडवांस टैक्स में क्या बोल रहा है 90% आप पेमेंट कर दो और कोई इंटरेस्ट पेनल्टी आप पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन में। फिर प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन में क्या बोलता है, देखो अभी तक फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा था वो 2022-23 चल रहा था। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। अब उसका रिटर्न हमें फाइल करना है इस साल, तो इस साल में जो रिटर्न फाइल करना है ना उसकी तो हमारा कैपिंग है 2 करोड़ का फॉर बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस। अभी स्मॉल बिजनेसेस में कौन कौन कवर करता है? क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कवर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट 44 AD एज ए प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन। क्या एलएलपी ऑप्ट कर सकता है? एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो पार्टनर तो है, पार्टनरशिप बिजनेस है, लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो रजिस्टर्ड है आरओसी में, वो भी नहीं कर सकता। जिस फर्म के आगे कोई भी फर्म सपोज करो करण सिंघानिया और आगे एलएलपी लिख दिया तो वो आप समझ जाना ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो इस पे कोई 44 AD लागू नहीं हो सकता, तो उनको तो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में आना पड़ेगा। अब अगर मैं लिखता हूँ करण सिंघानिया ने कंपनी, बिल्कुल मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, सपोज मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ करण सिंघानिया कंपनी, तो क्या मैं प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल ऑप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पार्टनरशिप एक्ट में आता हूँ, एज पर पार्टनरशिप एक्ट में आता हूँ, ना कि एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में आता हूँ। मैं आरओसी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंपनी एलिजिबल नहीं है इसको लेने के लिए, कोई कमीशन एजेंट नहीं कर सकता इस बिजनेस को, कोई कमीशन एजेंट, कोई शेयर ब्रोकर इस प्रोविजन में नहीं आ सकता, कोई फ्लाइंग हायरिंग ट्रांसपोर्टर के जो बिजनेस करते हैं वो भी नहीं आ सकता इसमें स्मॉल बिजनेसेस ट्रेडर हैं, स्मॉल ट्रेडर बिजनेस जो करते हैं एमएसएमई में जो फॉलो करते हैं जो वो इसमें कवर हो जाता है। और प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, आपने कंपनी सेक्रेटरी सुना ही होगा, फर्म खोल के बैठे हैं वो भी कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर होते हैं। वो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर किस चीज का होता है? देखो 2 टाइप की ऑडिट होती है, 3 टाइप की ऑडिट होती है कंपनी में। फर्स्ट एक ऑडिट होती है दो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो इनकम टैक्स के पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना, और टैक्स ऑडिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पावर है। आईसीएआई ने सिर्फ उनको पावर दे रखा है, पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है वो, ठीक है ना। आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, उनके मेंबर जो सीओपी लेके आए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ उनके पास पावर है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए और वो क्वालिफिकेशन देने के लिए, ठीक है ना, वही साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी बैलेंस शीट में भी वही साइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी पास पता है पावर कितनी है? अगर आपको शेयर्स लाना है, सपोज करो मैं रिलायंस कंपनी, नई कंपनी खोला रिलायंस जियो लिमिटेड, एक नया कंपनी खोला रिलायंस जियो मार्ट लिमिटेड, अगर मैं नया कंपनी खोल रहा हूँ, खोल के सपोज करो 2 साल मेरा पुराना कंपनी हो गया और मेरे को पब्लिक से पैसा लाना है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस करना, मैं लोन नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? सब्सक्राइबर के लिए इनवाइट करूंगा पब्लिक को कि भाई मुझे पैसा दो, 10-10 रुपए सब दो, मैं बिजनेस करूंगा, कमाऊंगा तो मैं आपको डिविडेंड दूंगा। मैंने देखो जो शेयर होल्डर्स है ना उसको डिविडेंड मिलता है, उसको कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता, याद रखना, कोई भी शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड मिलेगा। इंटरेस्ट किसको मिलता है? या तो ब्याज में पैसा लिया है या डिबेंचर होल्डर है, ठीक है ना, उनको मिलता है इंटरेस्ट। देखो शेयर इंटरेस्ट तो फिक्स रेट पे होता है, लेकिन डिविडेंड क्या है? फिक्स रेट नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो उसका फिक्स रेट होता है,
ठीक है ना। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड फिक्स रेट पे नहीं मिलता। इवन प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डिविडेंड भी मैं मेरी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है। अगर आपने पैसा दे दिया बहुत अच्छी बात है, मैंने आपसे पैसा इसलिए लिया कि मुझे मेरी ब्याज की लायबिलिटी ना हो, मैं इंटरेस्ट नहीं चुकाना चाहता हर साल। अगर मैं 500 करोड़ आपसे ले लिया, ब्याज पे उठा लिया, तो 500 करोड़ के लिए तो पहले तो मेरे को वो दिखाना पड़ेगा, मोर्टगेज दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो बैंक पैसा देगी नहीं, ठीक है ना। और उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा उनको फिक्स रेट पे, ठीक है ना। लेकिन इक्विटी शेयर्स में क्या है कि हमने पब्लिक से इनवाइट कर लिया, पैसा आपको शेयर दे दिया, कंपनी का मालिक बना दिया आपको, परसेंटेज जितना शेयर है उतने का मालिक हो, उतने करोड़ डेटाबेस से मालिक हो कंपनी का, ऑनर हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। वो कोई मतलब वो ब्याज में पैसा दिया, उन्हें कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा दे, वो ऑनर है। तो अगर आप कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो कंपनी आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देगा एज ए डिविडेंड। लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना उसको फिक्स रेट में डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर और लोन देते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 2 करोड़ है ये तो आपकी 2022-23 ये जो 22-23 की बैलेंस शीट फाइल होगी, अब जो करंट ईयर असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23 का, इसमें 2 करोड़ की लिमिट है। लेकिन अभी जो करंट ईयर है 23-24 इसमें लिमिट 3 करोड़ कर दिया, ये फॉर बिजनेसेस। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बोल दिया कि जब देखो 50 लाख आपकी लिमिट थी, आप लोग 75 लाख कर दिया। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लिमिट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन 95% ऑफ द रिसिप्ट मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन मोड्स। आपके पास जो भी रिसिप्ट आई है, जो भी आपका टर्नओवर है ना, जो भी आपकी रिसिप्ट्स आप कलेक्ट करते हो पेमेंट अगेंस्ट सेल अगेंस्ट सर्विसेज, वो आपके ऑनलाइन चैनल के थ्रू होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेल्फ चेक पकड़ा दिए उसे भी आप काउंट कर लोगे। सेल्फ चेक जो है वो काउंट नहीं हो सकता, अकाउंट पे चेक काउंट होगा। अकाउंट पे चेक क्यों काउंट होगा, इवन ड्राफ्ट अकाउंट पे ड्राफ्ट वो भी काउंट होगा। क्यों, अकाउंट पे आपके अकाउंट पे जमा हो रहा है, वो प्रूफ हो रहा है, वो आरबीआई के चैनल के थ्रू वो क्लियरिंग्स हो रहा है। कोई भी चेक अकाउंट के थ्रू जब क्लियर होता है ना, वो आरबीआई से क्लियरेंस होकर आता है। अगर सेम बैंक ना हो तो, सेम बैंक होगा तो आपका अकाउंट टू अकाउंट क्लियर हो जाएगा, पैसा तो भी वो चलेगा, वो भी अकाउंट टू अकाउंट क्लियर, वो भी प्रूफ है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। ये भी प्रूफ है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ। सेम बैंक यस बैंक टू यस बैंक, अगर दोनों का अकाउंट यस बैंक में है, वो ट्रांजैक्शन भी आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन में काउंट होगा, क्योंकि वो अकाउंट टू अकाउंट प्रूफ हो गया। आरबीआई को रिपोर्ट जा रहा है कि इस बंदे ने यहाँ से यहाँ पैसा ट्रांसफर किया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने चेक दे दिया, सेल्फ चेक से पेमेंट कर दिया, वो काउंट नहीं होगा। तो सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होना चाहिए, यूपीआई के थ्रू हो जाए, आपने आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी कर दो, आईएमपीएस कर दो, सब ऑनलाइन प्रूफ कोई भी हो वो चलेगा, ठीक है। अब ना 2-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन किसी ने किया, मेरी कैश टर्नओवर 15% है, क्या मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन से यहाँ पे मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन साइलेंट है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इफ माई कैश टर्नओवर इज 15%, लेकिन लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपको लिमिट लेनी है 3 करोड़ की तो 5% से नीचे कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश ट्रांजैक्शन ही आपका 15% है, मतलब आपने सेल ही 15% कैश पे किया, तो क्या आपको 3 करोड़ का लिमिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15% वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड या टैक्स ऑडिटेड। टैक्स ऑडिट कराना है, अब टैक्स ऑडिट किससे कराओगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब आपको तो यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है ना, उसकी सेल कितनी हो तो बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आंसर देना है यस। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, मोर देन 1 करोड़, तो कराना है। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर जो है ये एग्जम्प्ट कब हो जाएगा, जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ तक भी अगर है तो आपको कोई टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 95% आपका ऑनलाइन चैनल के थ्रू आपकी ट्रांजैक्शन हुआ हो, 95%, 5% कैश ट्रांजैक्शन इज एलिजिबल। 95% अगर आपने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अगर आपको हुआ है तो 10 करोड़ तक का कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन 44 AD को भी लेके नहीं किया, बस साइलेंट था क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है
क्या अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड विल बी अप्लाइड टू असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स। इज दिस करेक्ट? यस, 2000 ये बोल रहे इज इट 1 अप्रैल 2023 में ये एप्लीकेबल है? आंसर इज करेक्ट। क्या? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो इफ इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, दिस मींस इसकी असेसमेंट ईयर जो होगा, अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है तो 2024-25 में हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। 23-24 मतलब हमेशा प्रीवियस ईयर को हम, लास्ट ईयर जो निकल गया, जो क्लोज हो चुका फाइनेंशियल ईयर, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो अगर हम असेसमेंट ईयर में आगे 24-25 में, तो हम प्रीवियस ईयर 23-24 में बोलेंगे। तो क्या 23-24 में ये एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। 23-24 में ये एप्लीकेबल है 44 AD। ओनली 23-24 से ही ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। 23-24 फाइनेंशियल ईयर है ना, तो असेसमेंट ईयर 24-25 जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो 24-25 पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, ना कि 23-24 में। 23-24 तो फाइनेंशियल ईयर करंट चल रहा है। उसके बाद यहां पे देखो, आई एम पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद माय सिस्टर, बोथ आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कंसल्टेंट्स, तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। तो चलो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है। अब मेरा फर्म का जो है 99 लाख बिजनेस टर्नओवर हो गया, बिजनेस, और 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट इनकम। तो आवर फर्म इनकम है 99 लाख, ठीक है ना, और 33.5 लाख हो गया आपका इंटरेस्ट, बैंक से FD में इंटरेस्ट मिला। तो क्या 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें वी हैव रिसीव्ड 75% कैश, कैन यू गो फॉर प्रेजेंटिव स्कीम? ये स्कीम हम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक तो 99 लाख है, ठीक है ना, और 3.5 लाख हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम। प्रिज्यूमटिव इनकम क्या बोल रहा है? अगर यू ऑफ प्रिज्यूमटिव इनकम 23-24, तो अगर आपकी जो इनकम है टोटल रिसिप्ट प्रोफेशनल, वो 75 लाख के अंदर होनी चाहिए। अगर 75 लाख क्रॉस कर चुका है तब आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये ट्रेडर नहीं है, ये बिजनेस में फॉल नहीं हो रहा है, ये सर्विसेज में फॉल हो रहा है। ये प्रोफेशनल्स है, कंसल्टेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल्स की जो कंसल्टेंट है, ये इनके लिए 44 AD A सेक्शन है। तो 44 AD में क्या बोल रहा है? अगर आप प्रोफेशनल्स हो, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, CA, CS, ये 44 AD ये सेक्शन है। ये सेक्शन में बोलता है आपकी तो लिमिट 75 लाख है। कंडीशन भी ये है, शर्त ये है कि 5% आपका कैश ट्रांजैक्शन है और 95% तक का आपका होना चाहिए टोटल आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर 96% भी ऑनलाइन है कोई दिक्कत नहीं, 100% ऑनलाइन है, वेरी गुड। गवर्नमेंट तो खुश है, गवर्नमेंट तो बोल रहा है मेरे को तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले को प्रेफरेंस देना है, इसीलिए इन्होंने कर दिया, लिमिट बढ़ा दिया। लिमिट 50 लाख पहले था, 75 लाख कर दिया। इसमें 2 करोड़ था बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, जैसे MSME है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है ना, कोई छोटा मोटा फर्म खोल कर रखा है, कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोप्राइटरशिप में, सपोज करो कोई टेक्सटाइल छोटा मोटा इंडस्ट्री है, MSME जो ब्रांड चला रही है अपना, तो वो AANMN कंपनी खोल के बैठा है, कंपनी एंड एसोसिएट्स, कुछ भी नाम ऐसी इंडस्ट्री खोलती है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए एलिजिबल है। लेकिन वो रेजिडेंट्स होना चाहिए, रेजिडेंट मतलब इंडिया में 182 डेज रहा हो, रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 करोड़ अभी इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक था, 50 लाख लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। अभी ये फाइनेंशियल ईयर में जो करंट फाइनेंशियल ईयर 3 करोड़ हो गया, और करंट फाइनेंशियल सर्विस ये प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनके लिए 75 लाख है। तो ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉल करता है प्रोफेशनल्स में। प्रोफेशनल्स में क्या बोल रहा है? क्या आप ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 75 लाख इनकी क्रॉस करके 99 लाख ऑलरेडी क्रॉस होगा, 99 लाख ऑलरेडी उनका बिजनेस इनकम हो चुका है। फर्म का बिजनेस इनकम 99 लाख हो चुका है, और 3.5 लाख FD इनकम है। तो ये 75 लाख तो क्रॉस कर चुका है ना, तो ये नहीं ले सकता। अब यहाँ पे आया पार्टनरशिप फर्म। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्टनरशिप फर्म अगर यहाँ पे LLP होता तो क्या ले सकता था? बिल्कुल नहीं ले सकता था। ये पार्टनरशिप फर्म एज ए पार्टनरशिप एक्ट तो ले सकता है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप अगर ये LLP होता तो ये भी नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब 44 टैक्स ऑडिट वो प्रिज्यूमटिव इनकम था,
उसकी जो टैक्स एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो उनको पे करना है 15 मार्च 2000 ये 2023 चल रहा है ना, तो अभी जो इस साल का करंट ईयर का है तो उनको 2024 15 मार्च के अंदर अंदर करंट ईयर का देना पड़ेगा। तो लास्ट का ड्यू डेट था 15 मार्च 2023 लास्ट ईयर का, वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो भी टैक्स लास्ट ईयर वाले देंगे वो असेसमेंट टैक्स में काउंट होगा। 31 मार्च तक जो भी हम टैक्स देते हैं वो हो गया आपका एडवांस टैक्स, और 31 मार्च के बाद जो भी टैक्स देते हैं वो हो गया असेसमेंट टैक्स। तो टैक्स ऑडिट किससे होती है? चार्टर अकाउंटेंट सीओपी जो होल्ड करते हैं, आईसीएआई का मेंबर है वो कर सकते हैं। और जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट का पावर सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के पास है। देख लो, ये चार्टर अकाउंटेंट सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है? सेक्रेटरियल ऑडिट जो है ना, जैसे सपोज करो आप रिलायंस है, आप पैसा, या टाटा है, आप पैसा मार्केट से उठा रहे हो, आप कंपनी को लिस्ट भी तो करोगे ना। स्टॉक एक्सचेंज में आपकी शेयर ट्रेडिंग होगी, तो शेयर ट्रेडिंग होगी तो आपको तो शेयर्स को ट्रेडिंग करवाना पड़ेगा। कोई खरीदेगा, कोई सेल करेगा, कोई बेचेगा। स्टॉक एक्सचेंज में 9-15 से लेकर 3.5 होता क्या है? 9-15 से 3.5 आपके वो जब चैप्टर में आएंगे आपको लाइव दिखाएंगे 9-15 से 3.5 क्या होता है। उस टाइम एक दिन डे क्लास भी होगी, उस क्लास संडे में होगा, वर्किंग डे में ही होगा, लेकिन वो डे क्लास होगा। लाइव दिखाएंगे कैसे ट्रेडिंग होता है, सब कुछ लाइव दिखाएंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर बन सकता है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए अनलिस्टेड जो है ना, डिबेंचर्स अगर इशू किया तो वो हो सकता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बोला इन्होंने कि अगर आपको कंप्लायंस मैनेजर रखना है तो वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी रखना है, और वो भी अगर आपकी कोई लिस्टेड कंपनी है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी से आपको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं करवाते वो फिर आपका प्रॉब्लम है, वो सेक्रेटरियल ऑडिट आपको कराना पड़ेगा, तभी आपकी आरओसी में एनुअल रिटर्न फाइल होगा। सेक्रेटरियल ऑडिट मैंडेटरी है। अब कॉस्ट ऑडिटर जो सीएमए का, उसका भी अलग रोल है। बहुत बड़ा लार्ज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, उसको क्या बोल रहा है? अब आपकी कॉस्ट ऑडिट तो होगा ही, यानी आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होगा ही, आपको टैक्स ऑडिट भी फाइल करना पड़ेगा 44AB में, पर आपको ना कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो। आपको कॉस्ट ऑडिट किससे कराना पड़ेगा? चार्टर अकाउंटेंट से नहीं। आपको कॉस्ट ऑडिट किससे करवाना पड़ेगा? कंपनी सेक्रेटरी? बिल्कुल नहीं। कंपनी सेक्रेटरी के पास सिर्फ कंप्लायंस और सेक्रेटरी ऑडिट का पावर है। टैक्स ऑडिट का पावर 44AB में चार्टर अकाउंटेंट के पास है। लेकिन जब कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी ना, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीएमए से करवानी पड़ेगी जो आईसीएआई का मेंबर है, ठीक है ना। सीएमए का मेंबर है, ठीक है ना। ये पहले आईसीडब्ल्यू नाम था इनका, अब सीएमए इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये सीएमए इंस्टीट्यूट के जो मेंबर है ना, जो वही कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। और स्टैट्यूटरी ऑडिट 44AB में टैक्स ऑडिट कौन करेगा? चार्टर अकाउंटेंट। इनकी लिमिट क्या हो गई? देखो, अगर आप 95% तक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सारे पेमेंट आपकी रिसिप्ट और पेमेंट्स है, तब तो आपकी लिमिट 10 करोड़ का टैक्स ऑडिट का है। 10 करोड़ तक को आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, अदरवाइज 1 करोड़ है, ठीक है ना। और उसकी ड्यू डेट क्या है? आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट भी 30 सितंबर है, डेडलाइन। अगर आपकी टैक्स ऑडिट आती है तो, अगर आपकी टैक्स ऑडिट आती है तो इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है, ठीक है ना, रिटर्न फाइलिंग का। और टैक्स ऑडिट का भी, अगर टैक्स ऑडिट है तो उसका भी ड्यू डेट है 30 सितंबर, और रिटर्न फाइलिंग का भी ड्यू डेट है 30 सितंबर। इसकी जो फाइलिंग होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, 3CD में फाइल होता है। 3CD एक फॉर्म है, वो भी चार्टर अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट साइन करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। वो भी अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं, ठीक है ना। कोई फॉर्म में चार्टर अकाउंटेंट खुद अपने हाथ से साइन नहीं करेंगे, उनका डीएससी होता है, डीएससी से वो साइन करेंगे। 3CD फॉर्म साइन होगा कि हाँ मैंने ये ऑडिट कर लिया, उसमें पूरा फॉर्मेट है, वो पूरा फॉर्मेट को फिल करके वो साइन करके देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं थी ना, तो उस टाइम ना अपने मर्जी से लोग टर्नओवर ऊपर नीचे कर देते थे, घुमा देते थे, दिखा देते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब जीएसटी जो पोर्टल आ गया, अब टर्नओवर आपको वहां से मैच करानी पड़ेगी। जो भी आप ऑडिट कराओगे, इवन जो भी फाइल करोगे, चाहे वो प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन वाले हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, अगर उसने जीएसटी नंबर ले रखा है, जिस बंदे ने जीएसटी नंबर ले रखा है, उसका एनुअल जीएसटी टर्नओवर आपका मैच करना चाहिए, जो भी आप बैलेंस शीट में आप बैलेंस शीट बना रहे हो। अगर आपने नहीं किया तो आपके पास नोटिस एकदम तय है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब सीबीडीटी और सीबीएसई
दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स बोलता है जो इनकम टैक्स होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों मिल चुके हैं, दोनों भाई हो चुके हैं। अब पहले तो ये लोग मिलके नहीं थे, पहले भाई नहीं थे, पहले आप जो मर्जी करो, तो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब दोनों डिपार्टमेंट ना मिलके काम करते हैं। जीएसटी पोर्टल और इनकम टैक्स पोर्टल आपस में डिजिटली मैच कर लेते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज है। वो आपस में देख लेते हैं कि किसकी रिटर्न में डाउट है, क्या है, किसके रिटर्न में क्या टर्नओवर दिखा रहा है। अब सपोज करो आपका टर्नओवर गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो, आपका टर्नओवर अगर सपोज करो 40 लाख क्रॉस कर गया, तो आपको एक साल में तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। 40 लाख के ऊपर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हो, मैंने आपको ये समझाना है कि सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली जो स्टेट, दिल्ली से अगर मैं यूपी नोएडा बॉर्डर में माल बेच रहा हूँ, नोएडा में भी बेच रहा हूँ, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तब मेरा जो 40 लाख की जो यहाँ पे एग्जम्पशन है ना जीएसटी नंबर लेने का, ये भी खत्म। मेरा 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन होगा, सिंगल रुपये का ट्रांजैक्शन अगर होगा, मतलब आईजीएसटी भी कवर करेगा और मेरे को जीएसटी जो जीएसटी नंबर है वो लेना ही पड़ेगा। इंटर स्टेट सर्विस, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सर्विस। इंटर स्टेट सर्विस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। वहां पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन अब विद इन द स्टेट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो आप महाराष्ट्र में बैठे हो, महाराष्ट्र के अंदर ही माल बेच रहे हो, नासिक में बैठे हो, बॉम्बे बेच रहे हो, नासिक में बैठे हो, पुणे बेच रहे हो, तब तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपको 40 लाख का सेल नहीं है पूरे साल में, आपको साल देखना है, ना कि दोनों तीनों साल मिला के देखना है। एक साल में अगर 40 लाख की जब तक टर्नओवर क्रॉस नहीं करता, आपको लेने की जरूरत नहीं है। और सर्विस वालों को क्या बोल रहे हैं? सर्विसेज, जो सर्विसेज देते हैं उसको बोल रहे हैं अगर आपके 20 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 20 लाख का कैपिंग है सर्विस होल्डर को, ठीक है ना। जो सर्विस दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए 20 लाख की कैपिंग है। लेकिन जब भी आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो सबसे पहला काम बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ये देखना है, एज ए अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, आपको ये देखना है कि आपके जीएसटी में एनुअल टर्नओवर आपने कितना शो कर दिया, टोटल आपने सेल कितना दिखाया है। जीएसटी और 1 तो आपने फाइल किया ना, हर मंथ में आपने जीएसटी और 1 सेल रिटर्न फाइल किया, तो आपने उसमें आपने सेल कितना दिखाया हर महीना, तो वो जाके 12 महीने का जो सेल है वो आपका एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। आपने टोटल सेल कितना किया है ना, जीएसटी 1 से आपको मिल जाएगा ना। तो एनुअल टर्नओवर जितना आपने दिखाया वो आपको इनकम टैक्स में दिखाना है जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो फॉर इनकम टैक्स पर्पस। नहीं तो नोटिस तो दया ब्लंडर हो जाएगा। नोटिस बिल्कुल आना है, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, आज नहीं कल, 6 महीना बाद, 1 साल के अंदर नोटिस आना ही आना है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना, जीएसटी और बैलेंस शीट दोनों का टर्नओवर चेक कर लेना। दूसरा चीज क्या करना है, आपने देखना है क्या आप प्रिज्यूम्टिव इनकम में फॉल करते हो। अगर करते हो तो 15 सितंबर के अंदर 15 मार्च के अंदर 100% आप उनका पेमेंट कर दो एडवांस टैक्स का। थोड़ा ज्यादा दे दो लेकिन कम मत दो, ठीक है ना, नहीं तो इंटरेस्ट की प्रोविजन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद और क्या देखना है, इसकी ड्यू डेट। अगर आपका टैक्स ऑडिट है, तब तो आपका 30 सितंबर ड्यू डेट है। ऑन और बिफोर 30 सितंबर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। और बैलेंस शीट भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है बैलेंस शीट फाइनल करके आपको 30 सितंबर के अंदर इनकम टैक्स पोर्टल में फाइल कर देना है। लेकिन अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई इज द ड्यू डेट, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे कोई भी है, ठीक है। अगर आपकी टैक्स ऑडिट नहीं है तो तब तो 31 जुलाई के अंदर आप बैलेंस शीट फाइल कर दो। और अगर आपका टैक्स ऑडिट है 44AB अंडर सेक्शन 44AB, तब तो आपको 30 सितंबर तक का टाइम मिल जाता है। और अगर एक्सटेंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 30 सितंबर तक आप फाइल कर दो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी और इनकम टैक्स रिटर्न भी, ओके। प्रिज्यूम्टिव इनकम टैक्स जो है वो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 3 करोड़ और 75 लाख। याद रखना कौन कौन कवर नहीं कर सकता, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट कमीशन, एजेंट रनिंग, जो बिजनेस फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स वो कवर नहीं होगा। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है,
बेनिफिट ये कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी रखने की जरूरत नहीं है, ना ऑडिट कराने की जरूरत है। बस आप प्रिज्यूमटिव इनकम में आपको कोई बस देना नहीं है, अकाउंटेंट को पैसा नहीं देना। आप अपना एस्टिमेट अपना टर्नओवर देख लो, अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी पोर्टल से अपना टर्नओवर उठा लो, वो बेस्ट है। ठीक है, वो उठा के आप बैलेंस शीट फाइल कर दो। एलिजिबल कौन कौन नहीं है? कंपनी, कोई भी अगर कंपनी है प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन इनकम में नहीं आ सकता। एनआरआई, कभी भी कोई एनआरआई प्रिज्यूमटिव इनकम में नहीं आ सकता। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्रिज्यूमटिव इनकम 4480 में कवर नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनरशिप हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप फर्म है वो हो सकता है, एलएलपी फर्म नहीं हो सकता। ठीक है, एजेंसी बिजनेस जो कर रहा है, स्टॉक ब्रोकर जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल रेजिडेंट, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल और एचयूएफ। रेजिडेंट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, इनको 100% 15 मार्च के अंदर पेमेंट करना है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर एडवांस टैक्स का इनको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, इनको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग टैली देख लेते हैं। आज टैली को थोड़ा शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली खोल के देखेंगे कि क्रिएट कैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी करेंगे, टैली प्राइम 3 है, लेटेस्ट वर्जन है, ये जो मैं चला रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन है। कंपनी में जाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा। देखो मैं एक बार फिर से शुरू कर देता हूँ। ये देखो, ये एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, इसको छोड़ दो, दूसरे में आओ। आप एक कंपनी में चले जाओ, कंपनी में जाओ, यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर दो। क्रिएट कंपनी क्लिक करो। सपोज करो कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है? टैली हम लोग डेली एवरेज 10-15 मिनट में डेली करेंगे ना, मास्टर हो जाएंगे, मास्टर। ठीक है, कंपनी का नाम देते हैं गुडविल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम दिया। सेकंड क्या पूछा? मेलिंग एड्रेस, कुछ ना कुछ दे दो। ठीक है, मेलिंग एड्रेस जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वही दे दो। मैं तो फिलहाल दिल्ली लिख दिया, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं समझा। आप भी अपना यहाँ पे लिख देना जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आपका प्रिंट होकर आ जाएगा सब में। तो आप पूरा एड्रेस देना यहाँ पे, कि जो आप दोगे इनवॉइस में भी वो काम करेगा। स्टेट आप यहाँ पे दे देना, सपोज करो दिल्ली है तो दिल्ली दे दो। आप कुछ छोड़ो मत, यहाँ पे पिन कोड डाल दो 110001, अपना फ़ोन नंबर ऑफिस का डाल दो 011, जो भी नंबर है वो आप डाल दो। उसका मोबाइल नंबर देना है, ये छोड़ सकते हो आप, फैक्स छोड़ सकते हो, ईमेल दे दो, वेबसाइट अगर है तो कुछ दे दो आप। ठीक है ना, हम दे देंगे ksibs.com अपना। ठीक है, उसके बाद ये INR में ही रहेगा। ये फाइनेंशियल ईयर 23 आपका ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023। ठीक है ना, ये 1 अप्रैल से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, क्लोज होगा 2024 में। ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये एक्सेप्ट कर लोगे तो ये कंपनी आपकी बन गई। देखो अब आपका ना टैली खोलते ही ये कंपनी दिख जाएगा, गुडविल लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाया, गुडविल लिमिटेड दिख जाएगा। अब अकाउंटिंग मेंटेन पूछ रहा है, क्या बिल वाइज करेंगे एंट्री? यस यस कर दो। इन्वेंट्री पूछ रहा है, अभी यस कर दो। एनेबल करना है कर दो, नहीं करना ना कर दो। जीएसटी पूछ रहा है, अब ये जीएसटी जैसे ही देखो, जीएसटी जैसे ही पूछा ना, ये क्या बोला? सेट ऑल्टर जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। जीएसटी यस बोल दिया, तो अभी ऑल्टर पूछ रहा है तो जीएसटी रेट देना है क्या? अब ये 10 नंबर पूछ रहा है, अगर आपकी कंपनी का 10 नंबर आपने टैक्स डिडक्शन नंबर जो अगर लिया है ना, अगर आपको टीडीएस काटना है तो लेना पड़ता है, ये टीडीएस का ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ता है। कंपनी डिडक्टर कौन है वो दे दो। ठीक है, ये आपकी कंपनी बन गई। देखो गुडविल लिमिटेड, पहले सिर्फ यहाँ पे था इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे देखो गुडविल लिमिटेड आ गया। अब मैं गुडविल लिमिटेड में आ गया, अब ये जो भी एंट्री करूँगा ना गुडविल लिमिटेड में आ जाएगा। और अगर इसमें आ जाऊँगा तो ये करण सिंघानिया में आ जाएगा, नहीं तो ये गुडविल में आ जाएगा। तो गुडविल लिमिटेड में नो वाउचर बोला, कोई वाउचर नहीं है इसमें। क्यों? कंपनी अभी भी बनाई है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एंट्री करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर कैसे बनाएंगे? क्रिएट, क्रिएट में जाओ तो ये लेजर, लेजर बनाओ। एक एंट्री करके देखते हैं।
एक एंट्री प्रोफेशनल सर्विसेज की एंट्री करते हैं। एबीसी कंसल्टेंट, ये सीए फर्म है। देखो हमने क्या किया, हमने बिल दिया। प्रोफेशनल 3 एंट्री समझ लो। प्रोफेशनल सर्विसेज बिल रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी कंसल्टेंट, सीए फर्म। सीए फर्म बोला मैंने ऑडिट किया आपके अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स का, चलो 50,000 रुपये निकालो। हमने 50,000 रुपये पेमेंट करना है, तो उस पर क्या करना है, हमने सबसे पहले ये प्रोविजन देखना है 194J एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है टीडीएस पे। 194J प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो यहाँ पे 194J एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसकी कैपिंग कितना थी, 30,000। बोला 30,000 तक का अगर बिल है तो आपको जरूरत नहीं है काटने की टीडीएस, लेकिन अगर 30,000 से ऊपर बिल हो गया तो आपको टीडीएस काटनी पड़ेगी, चाहे वो 1 बिल हो चाहे 10 बिल हो। जिस दिन टीडीएस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका 30,000 क्रॉस कर गया तब आपको काटना पड़ेगा, लेकिन 30,000 जब तक क्रॉस नहीं करता आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ये 50,000 का है, ये तो हम शुरू टीडीएस काटेंगे, ठीक है ना। और दूसरा एंट्री क्या है, पेमेंट मेड। पहला एंट्री हमने बिल बुक किया। बिल बुक में क्या करेंगे, प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट टू एबीसी कंसल्टेंट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन एबीसी को कंसल्टेंट को क्रेडिट कितने से करेंगे, 45,000 से करेंगे, क्योंकि पेमेंट हमें इतना ही देना है उसको। टीडीएस को कर देंगे 5,000। ये एंट्री हमने पहले भी, ये लो, ये एंट्री ऐसे दिखा देता हूं। प्रोफेशनल अकाउंट डेबिट 50,000, ये डेबिट हो गया। एवरी अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट बोथ। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो हमारा बैलेंस शीट भी मैच नहीं करेगा। अब देखो ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगी। कैसे, ये देखो, अच्छा यहाँ पे ज्यादा हो गया, हाँ ठीक है ना, 50, 5 यहाँ पे भी, तो ये हो गया। देखो ये हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। कैसे, ये टैली में एंट्री है। कैसे करेंगे, एक बिल आया, सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट काम हमारा काम है बिल लेके कि क्या उसमें टीडीएस की प्रोविजन है। सबसे पहला काम हमें देखना है। यस बिल्कुल है, क्यों, प्रोफेशनल सर्विसेज है। इसका सेक्शन क्या हिट करता है, आपको सेक्शन देखना पड़ेगा। अगर सेक्शन नहीं पता तो जाके सर्च मार लो, रेट चार्ट आपके पास होगा, टीडीएस का रेट चार्ट देखो, प्रोफेशनल सर्विसेज कौन से सेक्शन में हिट है। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्शन मिल गया तो आप देखो उसकी रेट एप्लीकेबल कितना है, एप्लीकेबल रेट है 10%। अब देखना है आपको क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000। तो क्या आपकी बिल अमाउंट 50,000, तो टीडीएस कटेगा ये नहीं कटेगा, टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा, 10%, 50,000 का 10%, हमने 5,000 रुपया तो गवर्नमेंट को लायबिलिटी दिखा दिया। पेमेंट मेड टू टीडीएस लायबिलिटी 5,000 और 5,000 कर दिया कंसल्टेंट को, 45,000 कर दिया कंसल्टेंट को क्रेडिट। तो 45,000 हमने उनको दे दिया, गवर्नमेंट को उनके पैन में दे दिया। तो अल्टीमेटली ये जो कंसल्टेंट है उसको 50,000 मिल गया। कैसे मिला, 45 इमीडिएटली मिल गया बैंक के थ्रू। 5,000 जो जब वो असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न फाइल करेगा तब टीडीएस का रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट से कि देखो भाई मेरा तो टैक्स आपके पास ऑलरेडी टीडीएस काट के हमने जमा करा रखा है, तो आप मेरे को रिफंड दे दो, मेरा तो एग्जम्प्टेड इनकम में है, अब आप मेरे को रिफंड दे दो, ठीक है ना। या फिर टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो उसमें से ये टीडीएस माइनस हो जाएगा। जैसे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसमें से टीडीएस माइनस करके एडवांस टैक्स पे करते हैं, ना कि हम पूरे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट कर देंगे। जितना भी एडवांस टैक्स, सपोज करो 50,000 रुपया मेरा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो 45,000 रुपया अगर मैंने टीडीएस पे कर रखा है तो 45,000 रुपया लेस करके मैं जो है वो अमाउंट मैं पे करूंगा गवर्नमेंट को 5,000 ओनली। तो यहाँ पे मेरे टीडीएस की लायबिलिटी कितनी, 5,000 ऑलरेडी पे कर रखा है, ठीक है ना। अगर मेरा इनकम एग्जम्प्टेड इनकम में है तो मैं ये पैसा गवर्नमेंट से रिफंड दूंगा। अगर एग्जम्प्टेड इनकम में नहीं है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो है मेरी टैक्स लायबिलिटी उसमें से ये टीडीएस का माइनस करके दूंगा। इवन एडवांस टैक्स भी जब पे करूंगा तो टीडीएस की लायबिलिटी मेरी जो थी, मैंने जो पे कर दिया ऑलरेडी गवर्नमेंट को टीडीएस, वो माइनस करके एडवांस टैक्स पे करूंगा। तो ये फर्स्ट एंट्री क्या होगा, प्रोफेशनल सर्विसेज अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। ओके, इसमें आ जाओ। देखो हमने कर रखा है 3 लेजर बनाएंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज, टीडीएस, प्रोफेशनल और एबीसी कंसल्टेंट। तो प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाएगा, इसको किस में लेंगे, ये हमारा एक्सपेंसेस है। अब हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सपोज करो मैन्युफैक्चरर है, हम क्या बनाते हैं, हम कार बनाते हैं, हम मारुति का मैन्युफैक्चरर है।
तो ये हमारा रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस नहीं है। अगर रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस होता ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होता, ये अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। कंपनी को चलाने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस होता है वो है, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इंफॉर्मेशन है ये हो गया, कर दिए फिल, लेजर बच गया। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस डालना है ना, वो हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालते हैं। सपोज करो लास्ट ईयर की कोई भी हमारा कुछ भी है, लास्ट ईयर का कोई भी बैलेंस जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है करंट ईयर में, कंपनी पुरानी है तो ओपनिंग बैलेंस हम ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये हमारा लेजर बन गया। देखो अब लेजर शो करेगा कैसे, ये देखो लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर शो करेगा। अगर ऑल्टर करना है यहां से करेंगे, ये लेजर में जाएंगे, ये ऑल्टर करेंगे। ये देखो हमारा लेजर बना हुआ है प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है ना, ये बन गया अभी। अब दूसरा क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री में जाएंगे वॉचर, वॉचर में गया, प्रोफेशनल सर्विसेज उठाया, 2-3 टाइप करके ये आ गया, ये उठा लिया। कितना का बिल था, 50,000 बिल है, 50,000 सीधा सीधा हमने प्रोफेशनल सर्विसेज में डाल दिया, ओके। क्रेडिट कितना करना है, ये हमारा खर्चा 50,000 रुपया, ये हमारा नेट खर्चा है, लेकिन हमें 50,000 ही पेमेंट करना है। किसको करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो डेबिट तो कर दिया, अब क्रेडिट भी तो किसी को करना है ना, किसको करूंगा, लेजर तो बना हुआ नहीं है, अब हमें लेजर बनाना है, ठीक है ना। तो लेजर बना लेते हैं हम, एक काम करते हैं लेजर बना लेते हैं। ये यहाँ पे गया, क्रिएट कर दिया, लेजर बना लिया। एक उसका नाम क्या था, एबीसी कंसल्टेंट, सीए फर्म है। एबीसी कंसल्टेंट, ये एक लेजर बन गया। ये किस में आएगा, ये हमारा करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमें करंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी पेमेंट हमें करनी होती है ना, ये रेकरिंग नेचर का होता है, तो इनको पेमेंट करनी है, सन्डी क्रेडिटर में आएगा। इनको हमें देना है, अगर लेना होता तो डेटर होता, लेकिन हमें हमेशा देना है, सर्विस लिया है हमने, इनको देना तो क्रेडिटर में ले लेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस हमारा। अगर लेना होता, जैसे गुड्स सेल किया किसी को, अगर सेल किया तो हमें लेना होता है, तो हम सन्डी डेटर में लेते हैं इसी को ही, ठीक है ना। लेकिन हमने इनसे सर्विस लिया, इनको हमें देंगे, तो हमने इसको सन्डी क्रेडिटर में डाल दिया, ठीक है। कुछ ओपनिंग नहीं है, ये भी बन गया, ओके। अब एक टैक्स का लेजर बनाएंगे, लेजर क्रिएट टैक्स, टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे। टैक्स टीडीएस करते थे, टीडीएस ऑन 194J सेक्शन के हिसाब से बना लो। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है, तो आप एंट्री ठीक से कर पाओगे। टीडीएस ऑन 194J ये कर दो, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया। ये क्या, ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ये आपको हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है, ठीक है। ये भी लायबिलिटी में आएगा, इसको भी देना है हमें, ठीक है। ये हो गया। अब ये 3 लेजर कर लेंगे, हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अब इसकी एंट्री करते हैं, वोचर में दिए, ये डे टू डे रिपीट करते रहेंगे हम लोग, सब परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें डेली रिपीट करेंगे। 50,000 का आपको बिल बुक कर दिया, ये बिल है, फर्स्ट एंट्री 50,000 का, ये डेबिट कर दिया, देखो डेबिट में आ गया, मतलब 50,000 का ये हमारा एक्सपेंसेस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये हमारे लिए खर्चा है, ये हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा, बस ये खर्चा चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम से माइनस हो जाएगा। सेकंड क्रेडिट किसको करेंगे, एबीसी कंसल्टेंट को करेंगे। चलो पहले ना एबीसी को नहीं करते, सबसे पहले ना टीडीएस को करते हैं, टीडीएस काट लेते हैं। टीडीएस कितना करेंगे, 50,000 का 5,000 का। टैली प्राइम में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी होता है, उसके लिए एक अलग लेजर बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें ना थोड़ा रिस्क ये है कि अगर एक कंपनी से, एक कंसल्टेंट से 2 सर्विसेज ले लिए तो कई कंफ्यूजन में आप एक ही जगह सर्विस बार बार टीडीएस काट लिए तो गलत हो जाएगा, इसलिए इंडिविजुअल लेजर ही ठीक है। अब देखो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके दे दिया, 50 से 5 10% हमने हटाया, 5,000 माइनस कर दिया। आप सीधा माइनस करो, आपकी उस लायबिलिटी एबीसी कंसल्टेंट के ऊपर है 45,000, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा लास्ट आइटम, इसीलिए हमने टीडीएस को पहले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका नरेशन, आप कुछ भी नरेशन लिख दो,
नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन लिख देना। नरेशन लिख दो, बीइंग बिल अगेंस्ट, बिल नंबर कर दो, बिल नंबर 00001 ऑफ एबीसी कंसल्टेंट। अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आना चाहिए। बिल नंबर इतना हो एबीसी कंसल्टेंट फॉर टैक्स ऑडिट प्रोफेशनल सर्विस चार्जेस का। ये आपकी एक एंट्री होगी, ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऑल्टर। अगर कोई लेजर, अगर आपको ऑल्टर करना है, यहां पे जाएंगे ऑल्टर में, सपोज करो प्रोफेशनल सर्विसेज है, इसको अगर आपको करना है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, यहां पे आप कर सकते हो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। कुछ भी अगर आपने गलती कर दिया वो कर दो। ये किस में जाएगा? ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कुछ नहीं है, खत्म। ठीक है, ऐसे करके ये लेजर क्रिएशन हो जाएगा और उसके बाद एंट्रियां करते रहेंगे। आज का क्लास यही एंड होता है। एबीसी कंसल्टेंट सन्नी क्रेडिटर था, लेजर बना प्रोफेशनल सर्विसेज, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया और इसकी टीडीएस प्रोविजन हमने देख लिया। टीडीएस जो होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होगा, लेकिन वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है ना, अंडर ग्रुप जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, इसकी ग्रुप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। और जो एबीसी कंसल्टेंट है वो हमेशा क्रेडिटर ही रहेगा, क्योंकि हमें पैसा देना है उसको। ठीक है, अब हम लोग कल दूसरे टॉपिक पे करेंगे। ठीक है।